एक लड़की जिसकी सांसें थम चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मौसी की गोद में लेटी हुई है। फिर भी उसकी मौसी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही है कि हे भगवान, अच्छा हुआ तुमने इसको बुला लिया अपने पास। गोदी में मृत शरीर लेटा हुआ है, उसके बाद भी उसकी मौसी भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है कि अच्छा हुआ कि इसकी मौत हो गई, या भगवान आपका शुक्रिया है कि आप इसको बुला लिए। अब ऐसा क्यों कह रही है? इसकी माँ के साथ जो हुआ था, यदि यह उस लड़की या लड़की इस दर्द को सुनती तो महसूस करती तो शायद जीते जी मर जाती। अगर मरती न तो समाज उसे मरने पर मजबूर कर देता कि जो उसकी अम्मा के साथ हुआ था कोई भी अपनों के साथ जो है ऐसा नहीं करता है। आज की कहानी सुनकर आपका भी इंसानियत पर से भरोसा उड़ जाएगा। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप कि क्या वाकई में लोग ऐसे दुनिया में लोग पड़े हुए हैं जो इंसान नहीं, हैवान हैं तो क्यों हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। दरअसल यहाँ का एक थाना है रातीगढ़। 14 नवंबर दोपहर 2 बजे के आसपास की बात है। एक थाना अध्यक्ष हुआ करते थे जिसका नाम सुरेश तिवारी था, और रोज की तरह जो है अपना कामकाज निपटा रहे थे। थाने पर बैठे थे, अचानक से वायरलेस पर इंफॉर्मेशन आता है, फ़ोन आता है वायरलेस पर कि एक बगल वाले जंगल में साहब एक महिला की लाश है और एक बच्चा लाश के किनारे पड़ा है। सूचना पाकर थाना अध्यक्ष जी मौके पर पहुंचते हैं और सारे टीमों को साथ में लेके जाते हैं, जैसे डॉग स्क्वाड हो गया, फॉरेंसिक टीम हो गई। पुलिस तलाश में खोजबीन में जुट जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं, पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। उधर पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के पास आ जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि इस महिला के साथ किसी ने गलत किया है और साथ ही इसका गला दबाकर किसी ने हत्या कर दी। पुलिस अब खोजबीन में लग जाती है, खोजबीन और तेजी से बढ़ा देती है। पुलिस सुरेश तिवारी जो होते हैं कई टीमों का गठन करते हैं, इसलिए करते हैं कि पता किया जा सके कि बीते कुछ दिनों में कोई ऐसा FIR दर्ज हुआ है क्या जिसमें माँ बेटी के गायब होने की बात सामने आई है। अब उसी रातीगढ़ में पता चलता है कि एक शिकायत दर्ज हुई है, और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि उस शिकायत का उससे केस से मिलता जुलता संबंध है। एक व्यक्ति होता है जो राधेश्याम नामक व्यक्ति को बार बार गाली दे रहा था, इसलिए व्यक्ति जो है वो थाने में FIR दर्ज करा देता है। यानी जो राधेश्याम नामक व्यक्ति होता है वो एक व्यक्ति को बार बार गाली दे रहा था फ़ोन करके, इसीलिए वो व्यक्ति जाता है थाने में FIR दर्ज करा देता है। कहता है साहब मुझे एक व्यक्ति बार बार फ़ोन कर रहा है और फ़ोन करके मुझे गाली दे रहा है, कह रहा है कि अब मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। पुलिस उस व्यक्ति के पास फ़ोन करती है तो पूछती है, तो कहते हैं कि साहब मेरा नाम राधेश्याम है। और पुलिस कहती है तुम इस व्यक्ति को गाली क्यों दे रहे हो। तो कहता है कि साहब मेरी बीवी इसी के फ़ोन से आखिरी बार फ़ोन की थी। मैं छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर का रहने वाला हूँ, और मेरी बीवी इसी व्यक्ति के फ़ोन से आखिरी बार फ़ोन किया था और उसने कहा था कि मेरा फ़ोन ले लिया गया है, मेरा फ़ोन छीन लिया गया है। मैं इनकी मदद से आपको फ़ोन किया है और मैं अपनी बड़ी बहन के घर जा रही हूँ। उसके बाद कहती है कि यह सब कह के चली जाती है, और कहा जाता है कि आप थाने आ जाइए। उनको थाने बुलाया जाता है, थाने आ जाइए, और उसकी बड़ी बहन का नंबर लिया जाता है, उसकी बड़ी बहन को फ़ोन किया जाता है। उसकी बड़ी बहन भी कुछ देर में थाने आ जाती है। जो दरोगा साहब होते हैं उसको भी बुला लेते हैं। अब उसकी बड़ी बहन से पुलिस पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है, कैसे ये सब हुआ है। बहुत सारे सवाल पुलिस करती है, फिर भी वह लड़की चुप रहती है
और अपने भांजी को गोद में लिए रहती है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ ऐसी बात सामने आती है कि पुलिस को उसके पिता पर शक होने लगता है। पुलिस उसके पिता को बुलाती है और पूछती है कि आखिर में बात क्या है। तो बहुत दबाव में वह कहता है कि साहब मैं अपनी बेटी से आ गया था। समाज के लोग मुझे ताने मार रहे थे, समाज के लोग मुझे जीने नहीं दे रहे थे। और लड़की का पिता जो है पुलिस के सामने बयान करता है। वो कहता है कि लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी भाग के शादी की है, वाकई में तुम मुंह दिखाने काबिल नहीं हो। असली में वो कहता है कि मैं उससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी में फिर से दखल दे, हमारे परिवार में आए। और उसके बाद जब बड़ी बेटी मुझे फ़ोन करके कहती है कि पिताजी उसकी बेटी ख़त्म हो चुकी है, तो मेरा खौन खोल उठता है। उसके बाद मैं यानी अपनी बेटी को मैं लेकर जाता हूँ दफनाने के लिए मोटरसाइकिल में। तो अपनी छोटी बेटी से मतलब वह कहता है कि चलो तुम भी चलो। और वो इस बात का एहसास नहीं होने दे रहा था कि मैं पिता अपनी बेटी से इतना नाराज़ हूँ। एहसास नहीं होने दिया कि वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसके लव मैरिज से, जब से उसकी बेटी ने लव मैरिज किया था, तब से यह पिता उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा था। वहाँ जाता है, सबको देखता है, किनारे रखता है अपनी बेटी की लाश को, और अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा यह बताओ, मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लव मैरिज क्यों की। वह बेटी पहले से ही अपनी बेटी की मौत की सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुप थी, सदमे में थी। वह कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तो उसका पिता कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं है, तुम बोलना नहीं चाहती हो, लेकिन तुम लव मैरिज इसलिए की हो ना, तुम लव मैरिज जिस काम के लिए की हो वही काम मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। पिता अपनी बेटी से कहता है कि जिस काम के लिए तुमने लव मैरिज किया था, सेक्स के लिए, वही काम मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। बेटी पहले से ही दुखी थी, लेकिन वह पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है उस वक्त जिसे नहीं करना चाहिए था। उसकी बेटी ने कोई विरोध नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं की, कोई चीखने चिल्लाने की बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। बस था तो उसकी आंखों में आंसू थे। पिता उसके साथ गलत काम कर रहा था, कहीं उसका रेप कर रहा था। बेटा खड़ा था पास में, सारे नज़ारे बेटा देख रहा था। वो अपने पिता को रोक भी नहीं पाया कि पिता क्या कर रहे हो, पापा क्या कर रहे हो। ना वो बहन की मदद ही कर पाया। जरा सा भी सोचने की कोशिश नहीं किया उसने कि मेरा पापा, मेरे पिताजी बहन के साथ गलत कर रहे हैं। कुछ भी हो, रिश्ते में बेटी है, शायद उसे यह नहीं करना चाहिए था। जिस समाज की बात की दुहाई वह कर रहा था, जिस समाज की बात की दुहाई वह पिता दे रहा था, जिस समाज के बारे में वह बात कर रहा था, क्या समाज उसे अब ताने नहीं देगा। एक पिता अपने बेटी के साथ गलत काम कर रहा था, करने के बाद उसका गला घोट देता है, गला घोट कर उसकी हत्या कर देता है। हमेशा हमेशा के लिए उसको दुनिया से मिटा देता है, दुनिया से ख़त्म कर देता है। और चुपचाप अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बड़ी बहन को फ़ोन करके कहता है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन का काम तमाम कर दिया हूँ। यह बात सुनकर उसकी बड़ी बहन डर जाती है, रोने लगती है। और उसका पिता कहता है कि इस बात को अगर तुमने किसी से बताई तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ है। घर जाता है, पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया हूँ। यह बात उसने किसी को बताया भी नहीं कि मैं उसका रेप करके उसकी हत्या किया। इस बात को जब थानेदार साहब सुनते हैं, थानेदार साहब भौचक्का रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक ऐसा इंसान है, ये इंसान नहीं हैवान है, बाप के नाम पे कलंक है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, दुष्कर्म की धाराएं, हत्या की धाराएं। उसमें उन लड़कों को भी, लड़कियों को भी दोषी बनाया जाता है, बड़ी बहन को भी दोषी बनाया जाता है। उसकी सारी जानकारियाँ बड़ी बहन को थी, छोटी बहन की हत्या में उसको भी दोषी बनाया जाता है, उसकी माँ को भी दोषी बनाया जाता है। अब सारे लोग सलाखों के पीछे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर रहे हैं। मैं सरकार से ही अपील करना चाहता हूं कि इनको आजीवन कारावास हो, इससे बड़ी सज़ा फांसी हो, या फांसी से बड़ी सज़ा कोई हो तो इनको मिलनी चाहिए।
ताकि दोबारा जीवन में कोई ऐसा पाप करने के लिए 1000 बार सोचे। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सतर्क करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।